बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction of alkyl halides। इसमें हम कुछ पॉइंट पढ़ चुके हैं। प्राइमरी कार्बोनिक आयन के बारे में, सेकेंडरी कार्बोनिक आयन के बारे में, टर्शियरी कार्बोनिक आयन के बारे में, और ये वो फैक्टर है जिन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करता है। और ये मुख्तलिफ 4 फैक्टर हम पढ़ चुके हैं इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में कि द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट या द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप और नेचर ऑफ द एंटरिंग ग्रुप। तो ये 4 चीज़ें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम मैकेनिज्म की तरफ आएंगे। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर मैं इसका एब्रिविएशन बनाऊंगा तो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड occur by 2 different mechanisms। अब mechanism जो है इसकी डिफिनीशन आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यानी रिएक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप अगर बयान करें तो कहते हैं मैकेनिज्म। तो इसमें जो फर्स्ट मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म, और सेकंड जो है SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म SN1 जो मैकेनिज्म, SN1 जो है ये एब्रिविएशन है। क्या मतलब इसका? इट स्टैंड फॉर यूनी मॉलिक्यूलर। यानी पहले हम 1 पढ़ेंगे यूनी मॉलिक्यूलर, फिर पढ़ेंगे N न्यूक्लियोफिलिक और स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम कोई अल्काइल हैलाइड लेंगे। सपोज हम लेते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यानी हम लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सपोज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये जनरली कहलाएगा सबस्ट्रेट, अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट। और ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो किसी बेस से आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है OH। बहरहाल इट इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या एंटरिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा ब्रोमाइड आयन को। ब्रोमाइड आयन क्या है? ये खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और
इस न्यूक्लियोफाइल को हम कहेंगे लिविंग न्यूक्लियोफाइल, लिविंग न्यूक्लियोफाइल या डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफ्यूज। इसकी मैं वजाहत पहले कर चुका हूं। इस तरह इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। बहरहाल बार बार हम इसकी वजाहत नहीं कर सकते टाइम की कमी की वजह से। तो अब ये हाइड्रोक्सिल आयन या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन को रिप्लेस करेगा, लेकिन इसके लिए ये जगह हमने खाली करनी पड़ेगी। तो पहले ये कार्बन जो है ब्रोमाइड आयन को फारिग कर देगा। यानी ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड आयन लिविंग न्यूक्लियोफाइल जो कहलाता है, ये हाइड्रोक्साइड के लिए या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए जगह खाली कर देगा। अब जो चीज बन गई है जिसका टर्शियरी कार्बोनियम आयन, टर्शियरी कार्बोनियम आयन या टर्शियरी कार्बोकेशन, ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन स्टेबल है, ये स्टे कर सकता है, इंतजार कर सकता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के आने का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना, फर्स्ट स्टेप में एक टर्शियरी कार्बोनियम आयन बना और टर्शियरी कार्बोनियम आयन स्टेबल है और इसकी स्टेबिलिटी इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बड़े आराम के साथ आकर at the point of low electron density, at the point of low electron density अटैक करेगा, यानी ये कार्बोनियम आयन पर अटैक करेगा और प्राण बन जाएगा, जिसको आप टर्शियरी अल्कोहल भी कह सकते हैं या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। बहरहाल प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन अगर आप वो से देखें तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में एक टर्शियरी कार्बोनियम आयन बन गया, यानी ब्रोमाइड आयन को फारिग किया गया, किसके लिए, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए। और फिर टर्शियरी कार्बोनियम आयन ने स्टे किया, इंतजार किया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के आने का। और नेक्स्ट स्टेप में आपका एक प्राण बना, किसके दरमियान, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के दरमियान और टर्शियरी कार्बोनियम आयन के दरमियान। अब रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करते हैं स्टेप नंबर 1 पर, कि स्टेप नंबर 1 कितना जल्दी कंप्लीट होता है। अगर स्टेप नंबर 1 जल्दी कंप्लीट होगा, यानी टर्शियरी कार्बोनियम आयन जितना जल्दी बनेगा इतना टर्शियरी कार्बोनियम आयन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड भी बन जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेप नहीं होगा तो दूसरा स्टेप भी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप जितना जल्दी होगा इतना सेकंड स्टेप भी जल्दी होगा। फर्स्ट स्टेप अगर स्लो होगा तो सेकंड स्टेप भी स्लो होगा। तो इस फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। डिटर्मिनेंट मालूम करना, यानी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्टेप नंबर 1 पर, कि आपका स्टेप नंबर 1 कितना स्लो या कितना फास्ट जा रहा है। तो स्टेप नंबर 1 कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेप नंबर 1। तो इसको हम यूं लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration of टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर हम वो जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं, सपोज इस तरह कहते हैं R3 और C+, इस तरह। यानी फर्स्ट स्टेप में इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, ये जस्ट वेटिंग फॉर द डिपार्चर ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल। अगर ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल नहीं जाएगा तो ये अटैक नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल है या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है ये जस्ट स्पेक्टेटर, एक तो मैजमीन है, वो ब्रोमाइड आयन को देख रहा है कि ये जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर ये जाएगा तो हाइड्रोक्सिल या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की जगह ले लेगा, अगर नहीं जाएगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा।
तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्टेप नंबर 1 पर। और स्टेप नंबर 1 क्या है? रेट डिटरमिन स्टेप। तो रेट डिटरमिन स्टेप में हमने लिखने की हद तक तो हमने दो मॉलिक्यूल, असल में ये OH कहाँ से है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अगर आपको याद होगा हम अक्सर जब बनाते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते, सॉरी यहाँ पर हम एक्वस लेंगे, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो इसमें जो OH है वो ब्रोमाइड आयन को या किसी भी अल्काइल या हैलाइड आयन को रिप्लेस करेगा और अल्कोहल बन जाएगा। ये प्रिपरेशन आप अल्कोहल में हम पढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 जो है दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमिन स्टेप। और रेट डिटरमिन स्टेप में हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। कौन सा मॉलिक्यूल? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये अपने ब्रोमाइड आयन को, अपने न्यूक्लियोफाइल को फारिग कर रहा है। किसके लिए? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए। लिखने की हद तक तो ये सही है कि हमने दो मॉलिक्यूल लेके हैं, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। As only one molecule is involved in the rate determinant step, it is called SN1 reaction. SN1 reaction या unimolecular nucleophile substitution reaction, या इसको काइनेटिक्स के लिहाज से कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, because the rate of reaction depends upon the concentration of only one reacting substance, यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। ही इज जस्ट स्पेक्टेटर, वो एक मशबीन है, वो इंतजार कर रहा है एक लेड न्यूक्लियोफाइल को जाने का। तो यहाँ पर इस किस्म के रिएक्शन को हम केमिस्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से या काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? टर्शियरी कार्बोनिक आयन बन रहा है, टर्शियरी कार्बोनिक आयन बन रहा है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि टर्शियरी कार्बोनिक आयन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यानी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इट वाज अबाउट द SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म स्टैंड फॉर SN2 स्टैंड फॉर यानी SN2 क्या है? एब्रिविएशन है। किस चीज की एब्रिविएशन है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन कहते हैं वो खफफ हो, एक शॉर्टेस्ट नेम। तो बहरहाल SN2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। किस चीज का? फॉर एग्जांपल हम एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सपोज इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं और OH अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। और ये क्या है? लिविंग न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफ्यूज। यहां पर इस रिएक्शन में कुछ इस तरह हो जाता है कि जब ये कार्बन ब्रोमीन को फारिग करेगा तो इसके नतीजे में बनेगा एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन। प्राइमरी कार्बोनियम आयन वो होता है कि कार्बन, उस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाए कि वो कार्बन क्या हो? प्राइमरी हो। प्राइमरी कार्बन वो होता है जो फर्दर एक और कार्बन के साथ अटैच हो, इसकी हम वजाहत कर चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर लेकिन जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बन रहा है वो स्टेबल नहीं है। क्या है? स्टेबल नहीं है, यानी वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का इंतजार नहीं कर सकता। यानी अगर प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, तो फिर पूरा मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा। बहरहाल तो इस तरह होता है कि हम ये वही अल्काइल हैलाइड है, यहां पर ब्रोमाइड आयन ऐसे ऐसे जाने की तैयारी कर रहा है। ये बांड क्या है? पोलर कोवेलेंट बांड है। और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। यानी
जब ये बॉन्ड ऐसा ऐसा कमज़ोर होगा तो इतना ये बॉन्ड ऐसा ऐसा स्ट्रांग होगा, जितना ये बॉन्ड कमज़ोर होगा इतना ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो मैं दूसरे लफ्ज़ों में द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन द लिविंग न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन। वजह है कि ये सेकेंडरी कार्बोनिक आयन जो बनेगा वो स्टे नहीं कर सकता, तो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए हमें इस किस्म की कंडीशन चाहिए। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटे बच्चे के हाथ में कोई गिलास वगैरह हो या कोई और कीमती चीज़ हो जिसके गिरने का खतरा होता है और टूटने का खतरा होता है, तो जब इसके हाथ में वो चीज़ हम देख लेते तो पूरा घर उसकी तरफ दौड़ता है, इससे वो लेने की कोशिश करता है। उनको मालूम है अगर ये चीज़ इनसे गिर जाएगी तो ये नीचे तो टूट जाएगा, तो सारे घर वाले की तरफ दौड़ते हैं। वजह है कि वो छोटा लड़का या छोटा बच्चा जो है इस चीज़ को उठा नहीं सकता। लेकिन अगर ये चीज़ एक बड़े घर में किसी और बड़े फर्द के हाथ में हो तो किसी को परवाह नहीं होती, वजह है कि वो इसको होल्ड कर सकता है। ये हाल यहाँ भी है। यहाँ जो प्राइमरी कार्बोनिक आयन बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, तो मॉलिक्यूल डिकम्पोज होने का खतरा होता है। तो अगर एक तरफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल जा रहा होता है तो दूसरे साइड पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है। जितना ये बॉन्ड कमजोर होगा इतना ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो एक ही टाइम में ये न्यूक्लियोफाइल फारग हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा एक ही टाइम में। सो the ejection of living nucleophile and the entering of a nucleophile takes place simultaneously in one step। तो एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता है, यानी प्रोडक्ट बन जाता है और ये आपके पास लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। ये सारा सब कुछ एक स्टेप में हो जाता है। इसका मतलब है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है दे अंडरगो बाय SN2 मैकेनिज्म, और इससे पहले जो हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे दे अंडरगो बाय SN1 मैकेनिज्म। वजह है कि उनका कार्बोनिक आयन स्टेबल था, वो इंतजार कर सकता था, लेकिन इनका कार्बोनिक आयन स्टेबल नहीं है, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का इंतजार नहीं कर सकता, तो सब कुछ एक स्टेप में होता है। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में हुआ और इस स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए, यानी सबस्ट्रेट या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये भी इन्वॉल्व हुआ और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हुआ, दोनों एक साथ इन्वॉल्व हुए। अगर सबस्ट्रेट ने या अल्काइल हैलाइड ने ब्रोमीन को फारिग किया तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने उसी वक्त उनके साथ बॉन्ड भी बनाया। जितना फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड जितना कमजोर है इतना ये बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, यानी एक स्टेप में सब कुछ हुआ। तो ये भी इन्वॉल्व है और ये भी इन्वॉल्व है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस, यानी सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके लिए अगर हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट इन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इस साइड को अगर मैं रिमूव करूंगा तो रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CH2 Br और OH। रेट इक्वेशन, इस रेट इक्वेशन में अगर आप गौर से देखें तो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व? दो। एक आपका सबस्ट्रेट जो अल्काइल हैलाइड कहलाता है और दूसरा आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। इस किस्म की रिएक्शन को कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN2 मैकेनिज्म और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। अब बात आती है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड will either undergo SN1 mechanism or SN2 mechanism, डिपेंड करता है मीडियम पर। यहाँ पर यानी रिएक्शन में मीडियम का होना ज़रूरी है। अक्सर बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें मीडियम का होना ज़रूरी है। बहुत कम ऐसी रिएक्शन है केमिस्ट्री में जो गैसीय स्टेट में या बगैर मीडियम के होते हैं।
तो अगर यहाँ पर हम मीडियम कोई पोलर लेंगे तो एक पोलर मीडियम में एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। लेकिन अगर मीडियम आपके पास नॉन पोलर हो तो फिर क्या होगा? फिर वो नॉन पोलर मीडियम में ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जब बनेगा तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। इसकी मैं एक वजाहत दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है। व्हाट इज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर दो और कार्बन के साथ अटैच है। अब ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना हुआ है और ये एक पोलर सॉल्वेंट में पड़ा हुआ। सपोज ये इथेनॉल में पड़ा है, सपोज ये वाटर में पड़ा है। आसानी के लिए मैं वाटर में, अल्काइल लेड तो वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ समझाने की हद तक ये। अदरवाइज अल्काइल लेड दे आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। बहरहाल ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो है ये क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर मौजूद। सपोज वाटर के अंदर मौजूद है तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द इस तरह जमा हो जाते हैं। तो जहां पर the magnitude of positive charge is decreased by 2 other carbon atom because of positive inductive effect। यानी अल्काइल ग्रुप जो है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं किसकी तरफ? इस कार्बन पॉजिटिव कार्बन चार्ज एटम के पास। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, जिसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बार बार मैं कह चुका हूं इसको। तो इस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी या यूनिट चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये कम हो जाती है, इसका असर कम हो जाता है। लेकिन जब इसके अंदर एक पोलर सॉल्वेंट भी इन्वॉल्व होता है तो यहाँ से भी थोड़ी सी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इंटरेक्शन हो जाती है। तो अगर ये कार्बोनियम आयन इन दो कार्बन की वजह से स्टेबल है तो ये एक थर्ड इफेक्ट और इन्वॉल्व हुआ, यानी पोलर सॉल्वेंट का जो नेगेटिव हिस्सा है ये उस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के साथ भी इंटरेक्शन करता है और कुछ न कुछ बोझ ये ऑक्सीजन या कोई और पोलर सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पार्ट है इस बोझ को उठा देते हैं। तो ये कार्बोनियम आयन इसके अंदर स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये वही सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है और हमने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया। सपोज हमने बेंजीन लिया है, बेंजीन। तो बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसका इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इट डजंट मैटर फॉर बेंजीन। तो ये कार्बोनियम आयन इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? अनस्टेबल होगा। जब ये अनस्टेबल होगा तो फिर द सेकेंडरी अल्काइल लेड विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्काइल लेड एडिशन एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल के अंदर हो रहा हो, एसिटिक एसिड के अंदर हो रहा हो, वाटर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं है अल्काइल लेड, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर सपोज आपको समझाने के लिए, अगर एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल हो रहा हो तो एक पोलर सॉल्वेंट जो है एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करता है। देन द सेकेंडरी अल्काइल लेड विल अंडरगो बाय SN1 मैकेनिज्म। और अगर सॉल्वेंट क्या हो? नॉन पोलर हो, तो नॉन पोलर का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अनस्टेबल होगा। तो ये सेकेंडरी अल्काइल लेड से जो कार्बोनियम आयन बना है और ये फिर अनस्टेबल रहेगा, देन इट विल अंडरगो बाय SN2 मैकेनिज्म। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा द डिफरेंस बिटवीन द SN1 SN2 मैकेनिज्म। तो डिफरेंस से हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द SN1 SN2 मैकेनिज्म। थैंक यू।